नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य अपूर्व त्रिपाठी और आज हमारे बीच हैं जानी मानी शख्सियत जिनके बारे में मुझे शायद बहुत कम बताने की ज़रूरत है। जब आप एक बार उनसे बात करेंगे, आप उनसे मुखातिब होंगे तो फिर आप खुद ही जान जाएंगे। मिशन जुगनू जैसे एक बहुत ही सफल आयोजन को मैम कर रहे हैं लगातार और एक बहुत ही अच्छी संस्था पे इस तरह से काम लगातार होता चला जा रहा है। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम उपासना वोरा मैम, आप सभी इनको अच्छी तरह से जानते हैं और हम इनसे ही आज कुछ बेसिक से क्वेश्चन से लेकर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातों पर भी हम बात करने वाले हैं जिनको आप सोच रहे होंगे या आपके मन में वो प्रश्न उठते होंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे श्रोताओं ने या हमारे जो बीएमएस के वैद्य बच्चे हैं उनकी तरफ से आता है कि क्या बीएमएस आपके लिए एक ऑप्शन था या आपकी चॉइस थी? और मैंने हमेशा इसका जवाब दिया है कि मेरे लिए बीएमएस शुरू से चॉइस थी। कभी मैंने ऑप्शन नहीं समझा, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप किसी चीज़ को ऑप्शन लेके अडेप्ट करते हो, जब आपने ही उस चीज़ को ऑप्शन समझा तो वो सामने वाली चीज़ तो आपको ऑप्शन लेके चलेगी। बिल्कुल। तो मैं स्कॉलर स्टूडेंट थी, मैंने पीएमटी में बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया। तो वो होता है ना, पड़ोसियों को हमेशा रहता है कि बच्चा अच्छा जाए। तो मैंने ये अपनी स्टोरी एक बार बताई भी थी। तो मेरे फादर आयुर्वेद में ही प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। तो सब आने लगे, आपने तो कर लिया, बीएमएस वालों को कोई पूछता नहीं है, आप अपनी बेटी को एमबीबीएस कराओ। तो मेरा सिर्फ एक जवाब था कि करना मुझे है और मुझे क्या करना है वो मुझे देखना है। तो कोई क्या बोलता है वो मैंने कभी नहीं सोचा। हम हमेशा डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, साइन कोस थीटा, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। हम बोलते हैं कहाँ काम आएंगी। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ग्रो करने के लिए ज़रूरी है, और आपको अपनी चॉइस और ऑप्शन में हमेशा डिफरेंस पता होना चाहिए। और मुझे वाकई में उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है जो 5.5 साल के बाद भी ये सोचते हैं काश मैंने ये ना किया होता। तो लाइफ में हमेशा अपनी चॉइस और ऑप्शंस को क्लियरली लेके चलो, आपका रास्ता बहुत क्लियर होगा। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल आपने बीएमएस ले लिया, आज क्यों मेरे मार्क्स कम आए। जब आप बिना मन के किसी डिग्री में जा रहे हो, आपके लिए आयुर्वेद एक भक्ति है। आपको यू हैव टू डिवोट योर सेल्फ। अगर आप उसमें डूबोगे ही नहीं, वो डुबकी ही नहीं लगाओगे, तो आप 5.5 साल उस चीज़ का बोझ लेके चलोगे। और वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से ना चाहो तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही क्यों। तो जब आपने खुद को ही एक्सेप्ट नहीं किया कि आप क्या बन रहे हो, तो आप दूसरों से उम्मीद क्यों कर सकते हो। जैसे जाकिर खान जी ने अभी कहा है, एक बहुत उनकी फेमस लाइन हो रही है कि जो आप चाहते हैं वो कहते रहिए, करते रहिए, क्या पता ईश्वर सुन ले और आपको तथास्तु कह दे। इंसान को हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव चलना चाहिए, अपने लिमिट्स को कभी सेट नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी नहीं पता, देखिए आप कोशिश करते रहिए ना, आपको आज फेलियर है वो भी कुछ सिखाएगा। तो हमेशा बस कोशिश करते रहिए और चलते रहिए। बिल्कुल। मैम बीएमएस करने के बाद आयुर्वेद में ही प्रैक्टिस करने की आपको कैसा लगता है? देखिए मैंने जैसे कि अभी बताया कि मेरी आयुर्वेद शुरू से चॉइस थी, तो इसमें कोई और ऑप्शन था नहीं। और जब मैंने स्टार्टिंग में ही आयुर्वेद में प्रैक्टिस करना शुरू किया, जैसे हम क्या होता है कि 5 साल कंप्लीट करने के बाद, मतलब 4.5 साल के बाद जब हम इंटर्नशिप में जाते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं अच्छा अब क्या करें, है ना, पीजी का एग्ज़ाम दें या प्रैक्टिस करें। फिर हम 10 नए लोगों से मिलना चाहते हैं और उनसे हम सवाल करते हैं अच्छा आपका कैसा चल रहा है। बिल्कुल। सोचिए कि आप 5.5 साल करने के बाद भी आपको ये पूछना पड़ रहा है कि अब हम क्या करें, तो आपने क्या किया। सही बात है। तो जब मैं आयुर्वेद में, मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी, तो मैंने संहिताओं से उसी समय मोहब्बत कर ली थी। तो वो संहिताएं, चरक संहिता बार बार पढ़ना शुरू किया। हम हमेशा एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमें टीचर्स कुछ नहीं पढ़ाते। हम जिंदगी में कितनी सारी चीज़ें खुद से सीखते हैं, हम हमेशा क्यों इंतज़ार करते हैं कि कोई हमें करवाए। आपको एक बार समझ नहीं आ रही, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार आप पढ़िए ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बार बार आपकी कोशिश करने के बाद आपको समझना है। तो बस वो दिन था। और जब हम सेकंड प्रोफेशनल ईयर में पहुँचे, तो जब हम मेडिसिन बनाते थे तो मैंने वहीं से अपने कॉम्पोजिशन पे काम करना शुरू किया था कि मुझे कैसे दवाइयाँ बनानी हैं। क्योंकि आज मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो जो भी मेडिसिन है वो सारी हैंडमेड हैं, कस्टमाइज हैं। मुझे कभी कोई ये आके बोल दे कि ये दवाई अच्छी है, मैंने कभी यकीन नहीं किया कि ये वाकई में अच्छी है। बिल्कुल। हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कि शायद ना भी अच्छी हो। लेकिन जो मरीज मेरे पास जिस भरोसे से आ रहा है,
वो एक ट्रस्ट के साथ आ रहा है, मुझे उसे फुलफिल भी करना है। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जब वो ठीक हो जाता है और वो जो एक फीडबैक आता है और वो अगले मरीज को लेके आता है, तो मुझे कॉन्फिडेंस देता है और मुझे लगता है कि आयुर्वेदा में ये प्रैक्टिस करके इससे बेस्ट चीज़ नहीं हो सकती। और सबसे बेस्ट चीज़, हम जो हमेशा कंपैरिजन करते हैं अदर पैथी का, जब अदर पैथी वाले आपके पेशेंट बन के आते हैं और अंत में शुरू में उनका क्वेश्चन होता है कि क्या पक्का ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतने साल से अपनी ये दवाई खाई, और ठीक होने के बाद बोल के जाता है वाकई में आयुर्वेद जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो इससे बेहतर आप मतलब उस चीज़ को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते कि आपको आयुर्वेद में प्रैक्टिस करके कैसा लगता है। जब मैम कई बार पेशेंट्स आते हैं कि सारे वैद्यों के पास लगभग आते हैं और एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आता है जो कॉमन क्वेश्चन भी है। लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद स्लो काम करता है। आपके पास भी ओपीडी लेवल पे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो कहते होंगे कि मैम आयुर्वेद स्लो काम करता है, तो आप उनको कैसे टैकल करती हैं? मतलब मुझे बुरा भी लगता है ये सुन के, लेकिन मन ही मन मेरे मुस्कान रहती है कि कैसे स्लो है। और मैं पूछती हूँ आपको कौन सी बीमारी है और कितने टाइम से है, तो वो बोलते हैं मैम एग्जाम्पल मुझे रसौली है और 10 साल से है। हाँ। मेरी जो हैवी ब्लीडिंग है वो 4 महीने से होती है, मैंने एक्स टैबलेट ले ली, मैंने एक्स इंजेक्शन ले लिए, मैं ठीक नहीं हुई। लेकिन आपको देख के हम आए तो आप बताइए पक्का ठीक हो जाएगा? तो मैं सिर्फ मुस्कुरा के ये जवाब देती हूँ कि चलो मैंने माना, आपने कहा तो मैंने मान लिया कि आयुर्वेद स्लो है, लेकिन आपके जितना 10 साल आप दे के आए उतना समय नहीं लेगा। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। आप क्या यूज़ कर रहे हो उसमें? नींबू, बेकिंग सोडा, क्या है वो? आयुर्वेद। बहुत सिंपल। हर घर में पेट दर्द बहुत कॉमन है, गैस बहुत कॉमन है, तो मैं मिशन जुगनू में भी इस रेमेडी को बहुत बार बताती हूँ। नॉर्मल लाइफ में भी मैं बोलती हूँ कि किसी को कितनी भी भयंकर गैस हो, आप एंटासिड लेते हो, थोड़ा वक्त लगता है सेटल होने में, HCl की सिक्रीशन होगी, वो एक काम होगा। आप कुछ मत करिए, सरसों का तेल आपके घर में है, अजवाइन आपके घर में है, हींग आपके घर में है, गैस ऑन करिए, गरम करिए, गरम गरम तेल को जितना आप सह पाए ऑब्वियसली अपनी नाभि पे मालिश करिए, और नाभि से 4 अंगुल नीचे जस्ट आप प्रेशर दीजिए, और अगले 2 मिनट बाद आपको डकार आएंगे और आपकी गैस जो एक ब्लॉटिंग, एक जो अफारा जो हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगी। तो आयुर्वेद कभी भी स्लो नहीं है। अगर आयुर्वेद को आप ऑथेंटिसिटी से, प्योरिटी से बनाएं उन औषधियों को, तो वो कभी स्लो वर्क नहीं करेगा। तो जो जैसे कई बार क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं कि स्लो काम कर रहा है, तो क्या वो किसी वैद्य की गलती होती है या रोगी निदान का परिवर्तन सही से नहीं करता है? नहीं, देखिए गलती मैं यहाँ किसी भी कंसीडर नहीं करूँगी, किसी की भी नहीं। उसका रीज़न है कि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हमारे दिमाग में ये चीज़ें डाल दी गई, आयुर्वेद धीरे है और धीरे ही है, तो वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है, फिट हो गया है। ठीक है। अब क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बहुत साल अलग पैथी से इलाज करवा रहा है, तो वो पैथी बीमारी को कुछ टाइम के लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रही है, फिर उभारती है। वो एक खत्म नहीं हुई, 10 पैदा हो गई। अब जब वो आयुर्वेद में आता है तो आयुर्वेद वाले वैद्य बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस बीमारी को पहले पकड़े। सही बात है। अगर हम सही बीमारी को पकड़ के चले तो कभी धीरे रिजल्ट नहीं आता। वो अपने आप ही जो स्टीरियोटाइप बना है वो सोसाइटी का टैबू ब्रेक हो जाता है। ऐसा कोई मोस्ट चैलेंजिंग केस जो आपने आज तक अपनी प्रैक्टिस में फेल किया हो, फेस किया है, तो आपको लगता है कि ये चैलेंजिंग केस है या मुझे अपने श्रोताओं के साथ या नवीन वैद्यों के साथ ये डिस्कस करना चाहिए? वैसे देखिए मुझे 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए और ये 11वां साल है मेरी, 33 उम्र हुई है। और जब मैं कॉलेज से निकली थी तब से मैंने प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दी थी। बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग केसेस आए, लेकिन अगर मैं याद करूँ एक केस तो सोरियासिस का था मेरा एक केस। जब वो मेरे पास महिला आई, ये यूट्यूब पे मेरे चैनल पे भी होगी, डॉक्टर उपासना वोरा पेशेंट रिव्यू पे मैंने उनका पूरा पॉडकास्ट शूट किया था। जब वो मेरे पास आई तो उनका शरीर गल चुका था, हम बोलते हैं ना शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, वो स्थिति थी। 25 साल से लगभग वो परेशान थी सोरियासिस से, और जब वो उस स्थिति में थी मतलब उनका कोई हिस्सा नहीं दिखता था, सब गल रहा था, पानी रिस रहा था, ब्लीडिंग, कोई मतलब उनके घर के बच्चों ने, उनके पति ने, सबने एक तरह से साथ थोड़ा सा छोड़ दिया था उस स्थिति में भी, हीन भावना से। हाँ, कि अब घृणा है। आसपास के लोग उन्हें उस भावना से देखने लगे थे कि नहीं। और उन्होंने जब वो मेरे पास आए तो वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, इवन मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई।
तो उन्होंने मुझे कहा बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी। तो क्योंकि ना जहाँ मैं अब इलाज करा रही थी, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेरा इलाज चल रहा था, तो वहाँ मुझे उन्होंने अब ना डॉक्टर्स ने हाथ लगाने से भी मना कर दिया कि अब हम हाथ नहीं लगाएंगे, ये उनकी सारी स्टेटमेंट है। तो बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने उन्हें बोला कि पहले आप बैठिए। फिर मैंने उनको पूरा चेक किया, उनके कपड़े हटा के उनके पूरे वहाँ पे एक पूरी जो हम एग्जामिनेशन करते हैं वो पूरा किया। और मैंने उन्हें ये कहा देखिए मुझे ये नहीं पता कि वक्त कितना लगेगा, पर मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि अगर आप मेरे से 100 की उम्मीद करके आए ना, मैं 1 लाख कोशिश करूँगी। और जब अगले 1 महीने बाद वो महिला मेरे पास आए तो हमारी ओपीडी चल रही थी और वहाँ सब लोग थे, और वो ओपीडी में अपने मतलब खुशी, वो कहते हैं ना हम कई बार कंट्रोल, हम बहुत ज़्यादा खुश होते, तो वहाँ पेशेंट को बताती मैं ऐसे पूरा गल के आई थी और देखो मैं 1 महीने में इतना ठीक होके आई हूँ। और वो महिला पूरी तरह से ठीक है। बहुत खूबसूरत। तो पहला केस ये था। दूसरा केस मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, मेरे एक पेशेंट का इनफर्टिलिटी का। 4 IVF फेलियर थे, 7 या 8 साइकिल IUI के फेलियर थे, AMH इज वेरी लो 0.25, बायलेटरल ट्यूब ब्लॉकेज, और सब चीज़ें हुई उनका। IVF में 4 एम्ब्रियो भी रखे गए, सब चीज़ें हुई। और जब वो मेरे पास आए तो उनका शरीर पूरी तरह से ख़त्म था, मतलब उनमें कुछ क्षमता नहीं बची थी, उनकी उम्र भी 38 साल थी। और जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कर दीजिए, हम बहुत सुन के आए हैं, लेकिन मैम उम्मीद लेके आए हैं। तो मैंने बस एक चीज़ कही थी, देखिए जो मेरे सामने चीज़ें हैं मुझे नहीं पता कैसे होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी और भगवान साथ देगा तो ज़रूर होंगी। और आप यकीन मानिए कि जो उनकी 10-11 साल की जर्नी थी, जिसमें उनके इतने सारे ये प्रोसेस हुए, शरीर खत्म हो गया, क्योंकि देखिए मेडिकली जो ट्रीटमेंट है वो आपको फिजिकली हील कर सकता है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है, जो आपके इमोशंस है वो खत्म हो जाते हैं। सही बात है। आप वहाँ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपको समझ ही नहीं आता मैं हंसूं, मैं रोऊं, मैं क्या रिएक्ट करूं। फिजिकली आप खत्म हो चुके होते हो, लेकिन आपके अंदर ना फिर भी एक उम्मीद की किरण होती है। और आप यकीन मानिए वो मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग केस था। और वो केस भगवान ने पता नहीं क्या, वो जब मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया पंचकर्मा से उत्तरवस्ती पूरा ट्रीटमेंट शुरू किया, मात्र 2 महीने में उनकी प्रेगनेंसी हो गई। क्या बात है। और अब उनकी डिलीवरी भी हो गई है और उनका बच्चा अभी 4 महीने का है, उनको लड़का हुआ है। और वो मिलने आए थे पूरा। तो ये कुछ ऐसी मोमेंट्स हैं कुछ पेशेंट की। तो जब मैं आपके साथ कल अपना पूरा प्रेजेंटेशन भी शेयर करूँगी तो उसमें मैं इनका भी पूरा केस आपको बताऊँगी कि क्या जर्नी रही। और वो वाकई में उनका मात्र 2 महीने में AMH 3.25 हो गया। मेरे आज तक पेशेंट में ऐसे प्रोग्रेस होती है, वो ऐसी प्रोग्रेस थी। 2 महीने में पंचकर्मा ने वो चमत्कार कर दिया और आयुर्वेद की औषधियों ने। पर इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि मैंने उनको जो हमारे शास्त्रों में मंत्र विज्ञान का महत्व बताया है, तो वो मंत्र विज्ञान मैंने उनको साथ में करवाया। बिल्कुल। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो इसके लिए। बहुत और मैं देख पा रहा हूँ कि आप भावुक हो रही हैं इस किस्से को बताते हुए। एक वैद्य का अपने रोगी के प्रति ये समर्पण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक वैद्य मतलब एक चिकित्सक अपनी लाइफ में मेहनत ही इसी दिन के लिए करता है कि कभी कोई चिकित्सक लाइफ में ये नहीं चाहेगा कि मेरे पास ये मरीज आया वो ठीक ना हो। कई बार होता है परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि हम नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता है। बिल्कुल। मिशन जुगनू एक ऐसा नाम जो अभी भारत में अपनी पहचान लगातार बनाता जा रहा है अपने बहुत ही अच्छे कामों की वजह से और एक ऐसे सटीक तरह से काम करने की वजह से जिससे समाज में एक नया बदलाव आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मिशन जुगनू ने समाज में कैसा बदलाव लाया है और आप उसको किस तरह से आगे बढ़ता देख पा रही हैं? मिशन जुगनू के लिए ना मैं पहले एक शायरी से ही शुरुआत करूँगी। जो मैंने इसको बिल्कुल वो किया था कि हम लोग बोलते हैं मिशन जुगनू है क्या कि प्रिविलेजिंग द अंडर प्रिविलेज। जी। तो शहरों की चकाचौंध में पुश्तैनी मकानों के ताले किसने देखे, क्या बात है। कोठियों के चमकते मार्बल में झुग्गियों के जाले किसने देखे। ये जो मुकाम हासिल हुआ खुश नसीबी है मेरी, वरना आंखों के नीचे काले गड्ढे पाँव के छाले किसने देखे। तो आज मिशन जुगनू की लहर हर तरफ है, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो बहुत रहा है। क्योंकि आज मैंने सुबह भी ये चीज़ कही थी
कि कहीं झगड़ा हो, किसी की चुगली करनी हो या किसी की बुराई करनी हो तो भीड़ अपने आप इकट्ठी होती है। बिल्कुल। लेकिन कुछ अच्छा बताना हो तो हमें जाके 10 बार उनके दरवाजे पे खटखटाना पड़ता है कि आप बाहर आइए और सुनिए। बिल्कुल। तो जब हमने मिशन जुगनू शुरू किया था, बहुत छोटे से मतलब एक बहुत छोटी सी जगह से किया था, और आज हम प्राउडली मैं ये बोल सकती हूँ कि भारत में ऐसा मिशन, ऐसा इनिशिएटिव आज तक किसी ने नहीं लिया। और हम आयुर्वेद के माध्यम से हर घर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं प्राउडली ये चीज़ कह सकती हूँ कि 30 से 35% महिलाएं मात्र होम रेमेडीज के माध्यम से अपनी बीमारी को कंट्रोल कर रही हैं, और अगर वो एक्यूट फेज में है तो वो उसे पूरी तरह से ठीक कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है मैम। तो बस धीरे धीरे करके मिशन जुगनू का काफिला आगे चलता रहेगा और सोसाइटी में चेंज आता रहेगा, और लोगों का अपनी हेल्थ को लेके जो एक अंदर से विजन है, हम बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो घर में माया, तो वो धीरे धीरे बदल रहा है। और छोटा सा बदलाव जो आया है वो धीरे धीरे करके बहुत बड़े एक पैमाने पे तैनात जरूर होगा। मैम कई बार जैसे आपके कई वीडियोस आते हैं जिनमें आप लोगों को, जैसे आपने मिशन जुगनू आप लगातार चल रहे हैं, आप लोगों के बीच में जाती हैं और आप अपनी होम रेमेडीज़ उनको बताते हैं ताकि वो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। लेकिन कई बार जैसा कि आपने बताया भी अभी कि लोग जब वो बढ़ने वाली बात होती तो कई बार इसमें कुछ अलग से कमेंट्स आते होंगे या कुछ नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती होंगी, उनसे आप कैसे डील करते हैं? हमेशा मुस्कुराहट से कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। क्या बात है। तो इससे ना मुझे एक किस्सा याद आ गया कि एक बार क्या हुआ, अचानक से ना मेरे पास बहुत सारी वीडियोस आने लगी। तो हम मतलब दूसरी पैथी से कोई सर थे, तो उन्होंने ना बहुत ज़्यादा ट्रोल कर दिया एक वीडियो पे। वो वीडियो थी अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट की ग्रोथ को लेके, और उसमें मैंने राइस, जो शाली राइस होते हैं, उसका नस्य बताया था कि वो नस्य काम करता है। अब वो क्या हुआ, उन्होंने 30 सेकंड की वीडियो काटी और उसको ना पूरा अपना नीचे वो क्या बोलते हैं उसको, कोलाज टाइप बना के, और देखिए ये आयुर्वेद वालों को कुछ नहीं आता है। बताओ, नाक में चावल का पानी डाल के ब्रेस्ट की ग्रोथ कैसे होगी? अब बताइए उन्हें, कोई बताइए। आयुर्वेद जानने के लिए आयुर्वेद पढ़ना पड़ता है। अरे भैया नस्य पढ़िए कि नस्य होता क्या है, उसमें चावल का क्या महत्व है, चावल को बताया गया है तो वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम कर कैसे रहा है, आपकी जो ब्रेस्ट की ग्रोथ है वहाँ मसल्स, वहाँ पे हॉर्मोन्स पे कैसे काम कर रहे हैं। देखिए जो ट्रोल करते हैं ना, बढ़िया है, थोड़ा सा वो भी नाम कमा लेंगे। मैं तो सिंपल ये कहती हूँ कि कोई बात नहीं, ऐसे तो व्यूज़ मिले ना मिले, उससे ज़रूर मिल जाएंगे। तो देखिए, कहने वालों का काम कहना है, आपका काम है बस अपने लक्ष्य को देखना और उस पर चलते रहना। एक बार ये किस्सा हुआ था और एक बार एक और था ऐसे ही। तो जो नेगेटिव करते हैं वो भी मुझे पॉजिटिविटी देते हैं, मुझे पता चलता है कि मुझ में और क्या कमी है, क्योंकि 30 या 60 सेकंड की रील में कभी कोई आपको जज नहीं कर सकता। तो आप अच्छा करिए या बुरा, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमेशा साथ में चले तो बेहतर रहता है। मैम कई बार अभी जैसे हम सभी आपके वीडियोस देखते ही रहते हैं लगातार, तो आपके कई पीसीओडी के, फाइब्रॉइड्स के, वाइट डिस्चार्ज के कई केस आते हैं और ठीक हो रहे होते हैं लगातार। इतने समय से वो लगातार हम देख ही पा रहे हैं सारी चीज़ें, पर क्या अभी भी इतने समय होने के बाद भी, इतना लोगों पर भरोसा, इतना जाग जाने के बाद भी लोग अभी भी गारंटी मांगते हैं क्या? बिल्कुल, देखो इस चीज़ के लिए ना, मतलब जो भी मेरी जर्नी रही है, तो मेरे हस्बैंड के बिना वो सपोर्ट, मतलब उनके सपोर्ट के बिना वो जर्नी कभी हुई ही नहीं। तो मैं सामने दिखती हूँ तो वो हमेशा मेरी ढाल बन के वहाँ पे चलते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों पे उन्होंने मुझे एक बार कहा कि उपासना, इतना अच्छा रिजल्ट है, सब चीज़ है, तो क्यों ना पेशेंट का सॉरी। तो ऐसे एक दिन उन्होंने कहा कि उपासना, जहाँ मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, सब चीज़ें, तो हम पेशेंट की जर्नी को क्यों ना शेयर करें। तो हमने पॉडकास्ट फॉर्म में डॉक्टर उपासना वोहरा पेशेंट रिव्यू चैनल स्टार्ट किया। अब आपके पास मानो किसी बीमारी के 50 पेशेंट ठीक हुए तो आपको एक रिव्यू शेयर करेगा, मतलब वो अग्री नहीं करते, किसी को पता चलेगा ये वो। तो जब वो रिव्यूज़ आने लगे तो हमारे चैनल पे अभी तक 350 के करीब रिव्यूज़ हैं, और वो अलग अलग बीमारियों के और क्रॉनिक केसेस के। पेशेंट वहाँ सुनते हैं, देखते हैं, सब चीज़ है, वो फिर आके बोलते हैं अच्छा
उनको पैसे देके तो नहीं बैठाया था। क्या ये सच में ऐसा था? तो आप गारंटी लेते हो? तो मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं, मुझे गारंटी तो मुझे इवन मैं ये शूट करी, मुझे नहीं पता अगले पल मैं हूँ या नहीं। Exactly. मैं कोशिश कर सकती हूँ, आप मुझसे उम्मीद करोगे 100 की, मैं 1000 दूंगी, लेकिन ठीक आपको खुद होना है। मेरा काम आपको दवाई देना, समझाना है, लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या, आप इन चीज़ों में बदलाव लाएंगे, आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप ठीक होंगे। सही बात। आहार विहार और औषध में बिल्कुल। वैद्य का काम है औषध देना। औषध। आहार विहार तो हम समझा सकते हैं, और वो करना रोगी को ही है। रोगी को। तो वो उन पर ये सारा डिपेंड करता है। बिल्कुल। हम ना देखिए, गारंटी का तो मुझे पता नहीं कि लाइफ में क्या होती है ना, वारंटी ना गारंटी के टर्म्स मुझे कभी समझ नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है जो आज है वही सत्य है और उसी के सहारे हमें चलना है। तो पेशेंट को मैंने यही बोला है, इतने साल बीमारी में निकाल दिए, गारंटी का मत सोचो, गारंटी लो अपनी कि मैं ये चीज़ करूंगा तो मैं ज़रूर ठीक होऊंगा और ज़रूर होंगे, उस चीज़ में मेरी गारंटी है। खुद पर भरोसा रखो जी, वैद्य पर अपने पे भरोसा रखो ना, किसी से क्या उम्मीद करनी। सही बात है। मैम, इतने पेशेंट्स आते हैं, लगातार हम लोग आपके कैंपेन्स देख रहे हैं, और इतना सारा रश होने के बावजूद ये लगातार कैसे हो जाता है? ये हॉस्पिटल भी मैनेज हो रहा है, कैंपेन भी मैनेज हो रहे हैं, ये कैसे कर पा रही हैं आप? मुझे ना ये याद ही नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम 8 घंटे की नींद कब ली थी। जो हकीकत है वो ये है कि जो मेरी ओपीडी रहती है वो 7 से 8 घंटे की लगातार रहती है, जिसमें मैं कभी ब्रेक नहीं लेती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट करके बैठती हूँ और डिनर के टाइम पे करती हूँ, कॉन्टीन्यूटी में रहती है। और जब से मिशन जुगनू शुरू हुआ तो मेरा काम रिसर्च करना है। मैंने उतनी दवाइयाँ बनाई तो मुझे लगा कि उन लोगों को शिक्षित करना भी ज़रूरी है। और वहाँ की, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग शिक्षित होंगे तो बहुत सारा बड़ा लेवल पे बदलाव आएगा। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ों की एक हैबिट बन गई और सारी चीज़ें मैनेज होने लगी। पर हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी, ये मैनेज सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैंने कभी घड़ी देख के काम नहीं किया, मैंने कभी वक्त नहीं देखा। जब आप दिन में सिर्फ सोच के चलोगे कि मुझे 8 घंटे काम करना है और हर वक्त आप घड़ी देखोगे, आप ज़िंदगी में कभी सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अब इसको ऐसे मैनेज कर लिया कि कुछ दिन ओपीडी चलती है और कैंपेन चलते हैं। अगर ओपीडी का शेड्यूल ऐसे रखते हैं कि कुछ टाइम जल्दी हो गया तो इवनिंग में कैंपेन करना है, क्योंकि कैंपेन कभी भी हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम प्री प्लान नहीं लेके चलते, इसी टाइम पे करना है ये वो नहीं। गाड़ी में स्पीकर है, माइक है, रखा, टाइम बचा है 2 घंटे का, चलिए कोई इलाका ढूंढिए, जाइए स्पीकर पे माइक पे बोलिए, लोगों को इकट्ठा करिए, समझाइए और आ जाइए। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। मतलब वही है कि आप शुरू करना आसान होता है, उसको कंसिस्टेंसी रखना, और वो आप रख पा रहे हैं। शुरू करना आसान है, आपकी इंटेंट सही होनी चाहिए, यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन, कि आपको अपने शब्दों पे रहना है और खुद को समझा के चलना है। देखिए, आंखें नींद मांगेंगी, शरीर आराम मांगेगा और सपने मेहनत मांगेंगे। अब वो आपको तय करना है कि मुझे कितनी मेहनत करनी है उन सपनों के लिए, और जब सपने पूरे होंगे ना, नींद भी सुकून की आएगी और शरीर को आराम भी अपने आप मिलेगा। मैम देखिए, आप हम मिशन जुगनू की बात कर रहे हैं, सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूँ कि आपको एक ऑप्शन मिलता है कि बहुत ही हेक्टिक ओपीडी मिल रही है, और या एक दूसरा ऑप्शन मिलता है कि काफ़ी एग्जॉस्टिंग आपका मिशन जुगनू का कैंपेन है, तो आप उसमें से किसको पसंद करेंगे, या आपके लिए दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा उस समय पर? देखिए, मेरे लिए ना दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं है, क्योंकि ओपीडी वो चीज़ है जहाँ से मैं लर्निंग फेज में हूँ, बिल्कुल, मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ, और मिशन जुगनू मेरी वो फेज़ है जहाँ वो मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ। तो अगर मैं पेशेंट से नहीं मिलूंगी, क्योंकि आज के वक्त में कोई भी एक व्यक्ति एक बीमारी से ग्रसित नहीं है, हर व्यक्ति 4-5 बीमारियों का पूरा थैला उठा के चलता है, वो डिलीवरी बॉय की तरह, कि जब वो डॉक्टर के पास आके बैठता है तो बोलता है ये इस चीज़ की डिलीवरी है, ये इस चीज़ की और इस चीज़ की, मैम ये सब बीमारियां, आप देखिए क्या करना है। तो वहाँ से वो ज्ञान मैंने लिया। वहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि दही मुलेठी से आपको चेहरा धोना है, मैं कभी फेस वॉश रिकमेंड नहीं करती। तो वो मैंने मेरा एक्सपीरियंस ओपीडी से लिया। जब मेरे पास पेशेंट आता है, जब मैं 1 महीने बाद उससे दोबारा मिलती हूँ, तो मैं उसमें वो बदलाव देखती हूँ, और वो मैंने वहाँ से एक्सपीरियंस लेके अपने लर्निंग फेज से मिशन जुगनू के तहत अलग अलग इलाकों में जाके महिलाओं से शेयर किया और उन्हें वो रिजल्ट मिला। तो दोनों मेरे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है, और मैं चाहूँगी कि हर व्यक्ति
कुछ अलग इनिशिएटिव ले, क्योंकि हर इंसान मेहनत जो है ना वो उस दिन के लिए करता है कि मेरी जो ओपीडी है वो बहुत ज़्यादा भरी भरी दिखे। तो मैंने मिशन जुगनू जब स्टार्ट किया था ना, मैं बिल्कुल पीक टाइम पे थी जहाँ मेरी 1 हफ्ते की ओपीडी की वेटिंग चल रही थी। मेरे पेशेंट थे, पेशेंट 4-4, 5-5 घंटे वहाँ बैठ के इंतज़ार करते थे, पर मैंने उस समय वो रास्ता चुना। तो आज मेरे लिए दोनों इक्वल इम्पॉर्टेंट है, तो एक कभी नहीं मैं चुन सकती। मैम, अभी मिशन जुगनू आप कर रहे हैं और आपका ओपीडी आप देख ही रहे हैं, लगातार पेशेंट्स हैं, आपके पास बच्चे सीखने आते हैं, सारा कुछ लगातार चल रहा है। तो देखिए, हर चीज़ के आगे की एक सीढ़ी होती है। अभी मिशन जुगनू के आगे का क्या विचार है आपका? देखिए, हमारे देश में 6.5 लाख गांव हैं। ठीक है। हम अगर थोड़ी सी जगह में भी बदलाव करें तो भाषा में बदलाव होता है। तो मिशन जुगनू में हमने लिंग्विस्टिक बैरियर को ब्रेक किया। मैंने बहुत कुछ सीखा, कहीं पे इरंड बोलते हैं, कहीं अंडी बोलते हैं, कहीं रेनी बोलते हैं। हम वहाँ पे कलौंजी की बात करें, मेथी दाना, मगरैला, सबके नाम बदलते गए। तो मैं वो चीज़ें सीखती गई। तो जब मैं सीखने लगी, अलग अलग गांव से लोग हमें रीच आउट करने लगे कि आप हमारे यहाँ आइए, तो मैंने सोचा ऐसे तो कभी हम पूरे गांव नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो वहाँ पे हम मिले आशा वर्कर, सेविका दीदी और जीविका दीदी से। ओके। तो हमारे देश में हर गांव में, हर पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट में ये लोग काम करते हैं। तो हमने लेवल 2 अपना लॉन्च किया, जिसमें हमने सेविका दीदी, जीविका दीदी और आशा वर्कर्स को एजुकेट करना शुरू किया। और वो ऐसा नहीं, उन्हें बिठा के 2-2 घंटे का सेशन दे के बीमारियों का समझाया कि ये बीमारी ऐसे है, पर्चे छपवाए, क्योंकि हर इंसान इतनी जल्दी चीज़ें याद नहीं रख सकता। वो पूरा प्रिंट में उन्हें बांटना शुरू किया और उन्हें कहा, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जिन गांव में हम जाते हैं उनके लिए हम अजनबी हो सकते हैं, लेकिन उन चौखटों से उनकी रोज मुलाकात होती है। क्या बात है। तो वो जो महिलाएं हैं वहाँ जाती हैं तो वो उनके साथ बहुत फ्रेंडली है। मे बी वो मेरे साथ इतना ना खुल पाए। तो वो ये हमारा लेवल 2 है जो हमने मसौड़ी से शुरू किया था, और धीरे धीरे करके हम इसकी रफ्तार को अब आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी चीज़, लेवल 1 में हम स्कूल में तो ये कैंपेन्स कर ही रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा जब शिक्षित हो जाएगा तो अपने परिवार में बदलाव ज़रूर लाएगा। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके हम मिशन जुगनू को आगे लेके चलेंगे। आज के पौधे को सींच कर आप पेड़ बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं हमेशा इस चीज़ को ये कहती हूँ और यहीं से मैं वाइंड अप करती हूँ कि अगर आपका और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कि बदलाव के पेड़ की एक छोटी सी शाख हूँ मैं, जिसे इंसानियत के आंसू दिखे वो आँख हूँ मैं। मेरी कोशिश हर महिला पैड का इस्तेमाल करे, सफल हुई तो मशाल, वरना समझूंगी राख हूँ मैं। क्या बात है। इस पर मैं भी कुछ कहूँगा हम आपके लिए और आपके मिशन जुगनू के लिए। कहते हैं कि कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है, कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है सूरमा वही इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। तो आप पदचिन्ह बना रहे हैं बहुत से यंग वैद्यों के लिए जो सीख रहे हैं चीज़ें या करना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। तो मिशन जुगनू के साथ जुड़कर वो आपके साथ सीख कर इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रही और बहुत ही मज़ा आया इन चीज़ों को जानकर। और मिशन जुगनू के बारे में मैं भी काफ़ी टाइम से इंटरेस्टेड था कि मुझे जानना है इसके बारे में, और आज डायरेक्टली आपसे इस बात करके बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।